kids, welcome to my channel. Today we will discuss about chapter 11 class 9 that is work and energy. ये एक डिटेल्ड वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है. इसमें हम इस चैप्टर को इसी एक छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्क्राइब करके फिनिश कर देंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट एक फास्ट रिवीजन करनी हो तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्ड वीडियो हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ Chapter 11 Work and Energy. So first of all work. साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक फॉर्म में वर्क क्या होता है, वर्क कब होगा. तो साइंटिफिक फॉर्म में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए नेसेसरी कि हमने ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स अप्लाई किया है. Suppose I am applying force on this board. Is this board displaced? No, it is not displaced. तो अगर हम साइंटिफिक व्यू में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पर वर्क हुआ है, नहीं हुआ है. तो साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहाँ पर वर्क होगा या नहीं होगा, या फिर वर्क कब होगा, जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है. सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस्ड होना जरूरी है. तो वर्क होने के लिए दो कंडीशन है. फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, सेकंड इज ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा. नाउ वी विल डिस्कस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. सपोज आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. नाउ हमने एक एफ फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर सच दैट इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस एस. देन वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इट इज सेड टू बी वर्क. वर्क क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का. मीन्स हमें वर्क डन कब मिलेगा, जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. और वर्क के बारे में, वर्क एनर्जी इनके बारे में जूल ने बताया है. तो इनके ऑनर में वर्क की यूनिट क्या है, जूल. सो वर्क की यूनिट 1 जूल किसकी इक्वल होगी, यहाँ पर वर्क किसकी इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है. तो फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. सो 1 जूल यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूटन मीटर के इक्वल हो जाएगा. बच्चे आपको यहाँ से 1 जूल की डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए. अगर क्वेश्चन ये आ जाए डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क या डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, एज यू नो दैट वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है. तो आप यहाँ से डेफिनेशन कैसे बनाओगे, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when we apply a force of 1 Newton. When we apply a force of 1 Newton and object is displaced by 1 meter, then work is said to be 1 joule. तो 1 जूल को हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने इसी फॉर्मूले से डिफाइन किया है कि वर्क को हम 1 जूल कब बोलेंगे, जब हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया है. इज इट क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क. मीन्स हमने जो फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है वो डिपेंड करता है कि वर्क कैसा हुआ है वहां पर. मीन्स फोर्स हमने जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस बेसिस पे हमने वर्क को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया है. वैसे 3 टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं. जीरो वर्क डन भी बोल देते हैं. जैसे मैं इस बॉल पर या बोर्ड पर फोर्स लगाऊंगी तो ये मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पर वर्क डन 0 है. बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइप के वर्क की बात करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव. पॉजिटिव क्या होगा, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा. मीन्स हमें पता है कि वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर हम एफ और एस का क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर एफ एस कोस थीटा आ जाएगा. आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ये आगे 11th लेवल की बात हो जाएगी. अगर यहाँ से आपको समझ आती है एक बार आप देख लेना, एफ एस कोस थीटा, और अगर ये सेम ही डायरेक्शन में मूव करा तो थीटा यहाँ पर 0 है. तो हम ये लिख सकते हैं एफ एस कोस 0 और कोस 0 1 होगा. कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस में. मतलब फोर्स हमने जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. नाउ सेकंड इज नेगेटिव वर्क डन. अब नेगेटिव वर्क डन क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को धक्का तो इस डायरेक्शन में लगाया था बट ऑब्जेक्ट क्या है, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, तो वहां पर कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा. जैसे क्या है, स्प्रिंग का या भी किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट का अगर हम
और धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें यहाँ पर एस कोस थीटा कोस 0 था, यहाँ पर क्या है डायरेक्शन, फोर्स इसमें अप्लाई किया, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एस। यहाँ से मतलब है, यहाँ से मीनिंग क्या निकला है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, वर्क क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल है, जिसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और हमने यहाँ पर दो टाइप वर्क के 2 टाइप्स किए हैं, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारे काम करने की क्षमता है, या फिर क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम कितना काम करते हैं, मीन्स हम उस इनडायरेक्टली उसकी एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ वर्क सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी ऑफ वर्क जैसे वर्क की यूनिट जूल थी, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। तो यहाँ पर हम कई सारी टाइप की एनर्जी की बात करेंगे, जैसे लाइट एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही इंक्लूड कर लेंगे हम इनको। बेसिकली हम यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स हम यहाँ मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो टाइप होगा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस टाइम पर जो एनर्जी स्पेंड होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्पेंड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा या उसकी कॉन्फिगरेशन के कारण, या फिर हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, किसी ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर ऊपर लेके आए हैं, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपको ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, जब रेस्ट पे है या फिर किसी हाइट से हम ऊपर लेके आए हैं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ अगर हम एक्सप्रेशन मींस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन रीड की है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और थर्ड क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमें पता है कि वर्क डन, अभी हमने अभी पढ़ा है कि वर्क डन क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं फोर्स को लिख लूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। अब मैं एस को कैलकुलेट करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लूँ। s क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। बस मैंने इस s को यहाँ पुट आउट कर दिया है, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m/2 बाहर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, यहाँ पर v इसकी फाइनल वेलोसिटी है और u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया था। अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो u को मैं 0 ले लूंगी और मेरे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। और जो ये वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी है, कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस टाइम जो वर्क डन या एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये इस ग्राउंड लेवल है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर तक लेके गई, कितना ऊपर तक लेके गई, h हाइट तक लेके गई, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्पेंड होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है,
पाथ पर या रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आई हूँ, चाहे मैं इसको स्ट्रेट लेके आई हूँ या फिर क्या है जिगजैग मैनर में या किसी भी रास्ते से मैं इसको ऊपर लेके आई हूँ, इससे पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मैं इसको किसी हाइट पर लेके गई हूँ और इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पर a की जगह क्या लिख सकती हूँ, m इंटू जी। तो मैंने यहाँ पर f की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, mg। और कितनी हाइट पर लेके गई हूँ, h हाइट पर लेके गई हूँ, तो s की वैल्यू क्या रख दी है मैंने, h। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ दिखा भी रखा है, हम किसी भी पोजीशन पे किसी भी पाथ से हम फॉलो करें, पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जो टोटल एनर्जी है इस यूनिवर्स की या फिर किसी भी प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी वो हमेशा सेम रहेगी। चाहे हम इस प्रोसेस की बात कर ले, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, या फिर किसी भी टर्म में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। या फिर दूसरे वे में अगर हम डिफाइन करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हम सिर्फ इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी पावर बहुत अच्छी है, मीन्स इसकी काम जो ये काम करता है ये बड़ा जल्दी काम करता है या बहुत देर से काम करता है। मीन्स हम इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वो किसी काम को कितना टाइम लेता है करने में, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, वाट होगी। अगर हम वाट को यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, हमें पता वर्क डन क्या होता है, जूल, और टाइम क्या हो जाएगी, टाइम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। सो 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, वोट। तो वोट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। नाउ अगर हम किसी बड़े स्केल पर देखें तो बड़े स्केल पर हम पावर की यूनिट क्या लेंगे, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वोट हो जाएंगे, 1000 वोट, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 जूल सेकंड। ओके, अब कमर्शियल स्केल पर मीन्स इंडस्ट्रियल स्केल पर जब भी, या फिर आपने देखा होगा हमारे घरों में जब बिल आता है तो वो किलोवाट आवर में आता है ना। कमर्शियल स्केल पर या इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, ज्यादा पावर यूज होती है। तो हम कमर्शियल स्केल पर जो यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। एनर्जी की यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, किलोवाट को 1 किलो में कितने वोट होंगे, 1000, और आवर को मैंने किस में चेंज कर दिया है, सेकंड में चेंज कर दिया, 60 इंटू 60 में 3600 सेकंड हो गया है। मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है 36, 1 2 3 4 5 पॉइंट और लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन भी है, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आ जाए कि कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट का मीनिंग है हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है, किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है। मीन्स 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा। तो यही से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये थोड़ा रिवीजन थी, ये शॉर्टली हमने डिस्क्राइब किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।